Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Larib Malik, consultant gynecologist and mentor at MedPros, and we were doing our book, Mastering the Single Best Answer Questions. And today we are going to do from chapter number 17 onwards. I hope आप सबकी बहुत अच्छी तैयारी जा रही है. एग्ज़ाम के बहुत थोड़े दिन रह गए हैं. जो चीज़ें पढ़नी हैं उनको रिवाइज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम में रिवाइज़ की हुई चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बजाय इसके कि आप लास्ट स्टेज में न्यू और अनसीन टॉपिक्स को जो है वो इस टाइम में देखें. ऑल द बेस्ट. और इनको जो है हम अब कंटिन्यू करते हैं. चैप्टर नंबर 17 इज़ अबाउट pelvic pathology. Question number 1. A 26-year-old woman has had 2 previous miscarriages and has a BMI of 24 and has been in a stable relationship for 3 years and is keen to conceive. She presents with cyclical lower abdominal pain and menstrual dyschezia, unregulated bowel habits and bloating of the abdomen. The transvaginal ultrasound findings are also normal. Ovaries, uterus normal. What is your interpretation of these findings? अभी जो इन्होंने हमें यहाँ पर ये hints दिए ना, cyclical lower abdominal pain, menstrual dyschezia और bowel habits unregulate हो जाते हैं, bloating of the abdomen, ये सारे, और साथ में she is trying to conceive और 2 miscarriages भी हो चुके हैं. तो इसमें हमारे पास endometriosis का जो है वो suspicion सबसे ज़्यादा strong है, क्योंकि जो सारी बाउल हैबिट्स भी हैं और डिस्कीजिया भी, वो साइकिल के साथ है. साइकिल का लोअर एब्डोमिनल पेन है और इन्हीं जो है वो सिम्टम्स के साथ यही लीडिंग सिम्टम्स होते हैं हमारे उन पेशेंट्स के जिनको एंडोमेट्रियोसिस होता है. द सिम्टम्स डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द डिजीज. डीप एंडोमेट्रियोसिस ऑफ द पोस्टीरियर पेल्विस इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज सिवियरिटी ऑफ डिस्कीजिया. डीप एंडोमेट्रियोसिस ऑफ द रेक्टो वजाइनल सेप्टम इज एसोसिएटेड विद द मोस्ट सिवियर फॉर्म ऑफ दिस डिस्प्रोनिया डिस्कीजिया. तो इसमें ये हमें स्कैन पे कुछ फाइंडिंग्स भी नज़र नहीं आती. MRI कराएं तो फिर हमें समटाइम्स डीप इन्फिल्ट्रेट्स नज़र आ जाते हैं, लेकिन स्कैन पे नज़र नहीं आते. Question number 2. One of your SC2 junior colleagues shows you a study indicating that in 60% of the adult females, endometriosis symptoms start before the age of 20 years. He wants to know if there is a way to prevent the occurrence of the disease. So ये इसमें हमें वो बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई आपको पता है या नहीं पता, तो हमें डेफिनेटली पता है कि कोई प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज नहीं है, क्योंकि एक तो इतनी सारी जो उसकी पैथोफिजियोलॉजी है वो इतनी सारी चीज़ों के साथ कोरिलेट की जाती है, जो हमें पता है सारी थ्योरीज़ हैं. तो इसमें अब इस तरह से ये समझ लें कि ऑलमोस्ट अननोन ही है कि क्यों होता है एंडोमेट्रियोसिस. कुछ में होता है और कुछ में नहीं होता, क्योंकि ये भी आप लोग अगर डिटेल में पढ़े ना, तो वो ये कहते हैं कि अगर रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन है कॉज एक एंडोमेट्रियोसिस की, तो बहुत सारी फीमेल्स में नॉर्मली भी रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता है, लेकिन उनको एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं होता. तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि प्राइमरी प्रिवेंशन की अभी तक कोई स्ट्रैटेजी हम जो है वो नहीं कर सके. बाकी वो ये कहते हैं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्शन और फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अभी तक कहते हैं कि कुछ हेल्पफुल है, यूज़फुल है प्रिवेंट करने के लिए एंडोमेट्रियोसिस, लेकिन कोई ख़ास अभी तक डाटा हमें नहीं मिल सका कि हम कहें कि हाँ स्ट्रॉन्ग एविडेंस है या कुछ इस तरह से. Question number 3. A 35-year-old woman is having difficulty in getting pregnant. She also gives a history of dysmenorrhea and menstrual dyschezia. Her symptoms and examination are suggestive of rectal endometriosis. ठीक है. What is the recommended investigation to make to exclude such a diagnosis? Definitely देखें, अब इसमें वही बात है, हमें जो है बार बार उस तरफ ही बता रहे हैं कि आपने सोचना है अगर पेशेंट को कोई मेंस्ट्रुअल डिस्कीजिया की हिस्ट्री है तो आपने एंडोमेट्रियोसिस का सोचना है. और हमने सबसे पहले जो है वो कराना भी ट्रांसवाजिनल अल्ट्रासाउंड ही होता है. इसमें वैसे भी ना बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस में ना बहुत सारी जो कंप्लेंट्स हैं ना, जो भी पेशेंट की गायनी की मैनेजमेंट है, उसमें 2 ही चीज़ें, या तो आपने ट्रांसवाजिनल अल्ट्रासाउंड कराना है या फिर आपने कराना है हिस्टेरोस्कोप के थ्रू देखना है कि मसला क्या चल रहा है. ठीक है, वो भी हम देखेंगे कि किनका हमने ट्रांसवाजिनल स्कैन कराना है और किनका हमने हिस्टेरोस्कोपी करानी है. Transvaginal ultrasound in women with symptoms and signs of rectal endometriosis. Transvaginal ultrasound is useful for identifying or ruling out rectal endometriosis. TVS results are operator dependent. ठीक है, डेफिनेटली ये operator dependent ही है, तो एक्सपीरियंस सोनोग्राफर से ही कराना है हमने स्कैन. Question number 4. A 38-year-old woman who is para 6 has come to the gynecology clinic with complaints of dull pain in the lower abdomen and pelvis radiating to the thighs. Okay, radiation भी है thighs तक, increases on standing and after menses. She also complains of dyspareunia. There are no bowel or urinary complaints. On clinical examination there are no signs of infection. A transvaginal scan of the pelvis was normal. Diagnostic laparoscopy भी उन्होंने करा ली and it was negative. What is the appropriate treatment option for her? अब इसमें भी देखें ना, उन्होंने आपको सारा सिनेरियो बताया है. ठीक है, अब इसमें शी इज़ पैरा 6, 38 ईयर्स ओल्ड हैं और उन्होंने इवन अपनी लेप्रोस्कोपी भी करा ली, लेकिन उनको कोई पॉजिटिव फाइंडिंग मिली. लेकिन जो उनकी हिस्ट्री में हमें सजेस्टिव पॉइंट्स मिल रहे हैं ना,
उससे हमें यही पता चलता है, ये एक इन्होंने सिनेरियो बताया है पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम का। अगर आप लोग सिर्फ ये टॉपिक ही पढ़ लेना, क्योंकि हमारी बुक्स में ना इतना कोई डिटेल से पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम के बारे में नहीं बताया हुआ, लेकिन अगर आप ये पैराग्राफ को 2-3 बार रीड कर लें तो इट इज़ इनफ फॉर यू। इसमें से ही 2-4 MCQs आते हैं और यही जो है ना आपको हेल्प करेंगे कि आप कर लेंगे, अटैम्प्ट कर लेंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम का। Pelvic congestion syndrome जो chronic pelvic pain arising from dilated या रिफ्लेक्सिंग इनकम्पिटेंट पेल्विक वेन्स होती हैं, ठीक है, उनकी वजह से हो रहा होता है। प्रेजेंटेशन यही होती है, मल्टीपैरा रिप्रोडक्टिव एज में फीमेल आती हैं जो कि हमें लगता है कि या तो मैकेनिकल या हार्मोनल मैकेनिज्म की वजह से इनको ये सारा होता है। पेन होता है डल, जो कि रेडिएट करता है टू द अपर थाइज एंड एग्रीवेटेड बाय प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। और उसके अलावा वो ये बता रहे हैं कि 39 to 90% तक फीमेल्स में ये हो सकता है जिनको क्रॉनिक पेल्विक पेन होता है। और उसके लिए हमने ट्रांसवेजिनल डॉपलर या फिर MR वीनोग्राफी करानी होती है, लेकिन अभी फिर भी ना जो हमें डेफिनेटिव डायग्नोसिस होता है वो वीनोग्राफी के थ्रू ही होता है। और ट्रीटमेंट उन्होंने बता दिया है कि एम्बोलाइजेशन करनी होती है, रिफ्लेक्सिंग वेन जो होती है काफ़ी सक्सेसफुल है। और उसमें यही होता है कि जो इनकॉम्पिटेंट हमारी वेल्व्स होते हैं उनको हम इन्वॉल्वमेंट ठीक कर देते हैं इस तरह से। पेल्विक पेन फ्रीक्वेंसी डिस्मेनोरिया और डिस्प्रोनिया उनका जो है अप टू 5 years तक सेटल डाउन हो जाता है और री इंटरवेंशन के चांसेस भी बहुत लो हैं। कॉमन कॉम्प्लिकेशन को ये पता है कि वो कहते हैं कि 2% रिस्क होता है डाई माइग्रेशन का, तो ये भी एक MCQ है कि कितना रिस्क होता है इसमें, और परसेंटेज ये पूछ लेते हैं, और डायग्नोसिस पूछ लेते हैं कि पेशेंट को है क्या, और ट्रीटमेंट पूछ लेते हैं कि पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है। डायग्नोसिस आपने खुद बनाना है, जब आपको पता ही नहीं होगा कि पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम है तो आप उसको ट्रीटमेंट का ऑप्शन कैसे पिक करेंगे। Question number 5. A 32-year-old woman who is para 2 has come to the gynecology clinic with chronic pelvic pain for the past 2 years. Pain increases in the squatting position and is relieved on standing and straightening of the legs. It is associated with dyspareunia. She also gives a history of generalized malaise and tiredness. There are no bowel urinary symptoms. On clinical examination, there is a tight ropey band palpable along the levator ani muscle. ये जो है ना आपका बज़वर्ड है, ठीक है, उनको जहाँ पे टाइट रोपी बैंड मिल रहा है लेवेटर एनाई मसल को पैल्पेट करते हुए, तो ये आपको बताएगा। एंड द ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड स्कैन ऑफ द पेल्विस वाज नॉर्मल। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर हर? डेफिनेटली एक मसल का मसला है, तो मसल्स को जब हमने रिलैक्स करना होता है तो हमारे लिए बोटॉक्स बहुत एक जो है ना वो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, ठीक है। अभी उन्होंने डायग्नोसिस आपको बताया है कि ये मायोफेशियल क्रॉनिक पेल्विक पेन है, अराइज करता है फ्रॉम द ट्रिगर पॉइंट। को एक ट्रिगर पॉइंट होता है जहाँ पे मेटाबॉलिक क्राइसिस होता है और मसल वहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, इसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है। पेन इज मूवमेंट रिलेटेड, एग्रीवेटेड बाय स्पेसिफिक मूवमेंट और एक्टिविटी एंड रिलीव बाय सर्टेन पोजीशंस। ट्रिगर पॉइंट इन्वॉल्व्स द लेवेटर एनाई मसल। इन लेवेटर एनाई सिंड्रोम एंड अदर पेल्विक फ्लोर मसल्स कैन कॉज क्रॉनिक पेल्विक पेन। ट्रीटमेंट जो है ना वो ये कह रहे हैं, करंट RCOG गाइडलाइंस और क्वेश्चन जो डाटाबेस है वो ये सजेस्ट करता है कि जो आपका ट्रिगर पॉइंट है ना वहाँ पर इंजेक्शन करने पहले लोकल एनेस्थेटिक से भी कर सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड से भी कर सकते हैं, और बॉटुलिनम टॉक्सिन A से भी कर सकते हैं टू ट्रीट जो है ना क्रॉनिक मायोफेशियल पेल्विक पेन। दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म एनाल्जीजिया। और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जो पेल्विक फ्लोर मसल स्पैज़म की और क्रॉनिक पेल्विक पेन की कंप्लेंट के साथ पेशेंट्स होती हैं उनमें ये काफ़ी जो है हेल्पफुल होता है उन पेशेंट्स के लिए जो कि कंजर्वेटिव फिजियोथेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। और सेल्फ लिमिटिंग एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं जो कि मतलब खुद ही थोड़ी बात अरसे बाद ठीक हो जाते हैं। दैट इज़ डी नोवो यूरिनरी रिटेंशन, फीकल इनकॉन्टिनेंस या कॉन्स्टिपेशन। तो हमने पेशेंट को ये बताना होता है कि इनके ये साइड इफेक्ट्स भी हैं। और बॉटुलिनम हमेशा जो है ना वो मल्टीडिसिप्लिनरी टीम रिव्यू के बाद ही दिया जाता है। आप यूरोगाइनोकोलॉजी में देखेंगे ना तो उसमें भी वो यही बताते हैं कि अगर पेशेंट अनफिट है सर्जरी के लिए या वो नहीं चाहती अगर वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही और आपने बॉटुलिनम देना है तो उसमें आपने पहले मल्टीडिसिप्लिनरी टीम रिव्यू करवाना होता है। और दूसरा ये कि पेशेंट को आगे हम देखते हैं यूरोगाइनोकोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 6. A 35-year-old woman who is para 1 and has come to the gynecological clinic with chronic pelvic pain in her lower abdomen and pelvis for the past 10 years. The pain अब 10 साल से पेशेंट को पेन है, एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट बात है कि 10 साल से है। द पेन इज नॉन साइक्लिकल, dull aching and not associated with movement. There are no bowel or urinary symptoms. The abdominal and pelvic examination unremarkable. TB is normal. Diagnostic laparoscopy done 1 year previously was negative. What is the appropriate treatment option for her? अब क्योंकि पेन तो है ना पेशेंट को, तो हमने उनको पेन से तो रिलीव कराना है, तो हम उनको गैबापेंटिन 300 मिलीग्राम 3 times a day स्टार्ट करा देंगे। ये जो है हमें पता है गैबा जो होता है इज गैमा अमाइनोब्यूटारिक एसिड एनालॉग होता है जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। अब वो उसमें वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने डबल ब्लाइंड मल्टी सेंटर रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कराए हैं और उसमें उन्होंने ये कहा है कि क्रॉनिक पेल्विक पेन जो है वो सेटल डाउन हो जाता है, सप्रेस हो जाता है गैबापेंटिन से। और वो ये कह रहे हैं कि आप एंटी डिप्रेसेंट एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स को भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि
ये दोनों भी जो है ना, एक तो टॉलरेट अच्छा कर रहे हैं पेशेंट्स, और माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और पेशेंट को जो है वो हेल्प करता है इसमें। तो हमने ये ऑप्शंस फिर सोचने होते हैं उन पेशेंट्स के लिए जो कि इतने 10-15 सालों से क्रॉनिक पेल्विक पेन की कंप्लेन के साथ आते हैं। ये हमारा बड़ा मशहूर रिकॉल, ठीक है। इसमें उन्होंने एक आर्टिकल से एक वो मतलब डाटा ले लिया हुआ है, बस एक फिगर है, वो बार बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। 40-year-old female who is para 2 and firstly, a vaginal delivery, and secondly, a cesarean section for fetal distress. She has presented with chronic pelvic pain 3 months after her lower uterine segment section. What is the incidence of nerve entrapment after lower segment cesarean section? तो ये हमें पता है 3.7% है, ठीक है। नर्व entrapment हो जाती है स्कार टिश्यू में, फेशिया में, और नैरो फोरामेन में result in pain and dysfunction in the distribution of that nerve. The incidence of the nerve entrapment defined as highly localized, ठीक है, sharp stabbing or aching pain exacerbated by particular movements and persisting beyond 5 weeks और occurring after a pain free interval, ठीक है। और आपको हमें वो बता रहे हैं कि फेनेंसियल इंसिजन के बाद जो है ना उसका इंसिडेंस 3.7% है। Chronic pelvic pain should be seen as a symptom with a number of contributory factors rather than a diagnosis in itself, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। कोई ये डायग्नोसिस नहीं है chronic pelvic pain, कोई कॉज होती है, उसको हमने आइडेंटिफाई करना होता है इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। A patient presenting with chronic pelvic pain wants to know what is the incidence is of chronic pelvic pain in the adult female population. तो adult female population में 1 in 6 है इसका incidence. Question number 9. A 40-year-old woman who is para 2 presents with secondary amenorrhea for the past 10 months and complains of weight gain. She has increased 2 dress sizes over the last year. The pelvic examination normal. TVS shows an increased antral follicle count and increased ovarian volume. तो हमें थोड़ा बहुत वो PCOS की डायग्नोसिस की तरफ ही लेके जा रहे हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इन हर। अब वो यही बता दें कि एमेनोरिया है। वैसे तो अभी इसमें हमें पेशेंट को ये बात भी है कि अगर 40 ईयर्स की हो पेशेंट, ठीक है, और 4 मंथ से ज़्यादा हो गया हो ओलिगो या फिर एमेनोरिया, ठीक है ना, और साथ में आपने क्या जो है आपका जो डायग्नोसिस, अगर आपको POI सस्पेक्ट कर रहे हैं या आप PCOS सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपने उनका FSH कराना होता है और फिर उनका लेवल रिपीट भी कराना होता है 4 वीक्स के बाद ना वैसे। लेकिन अब इसमें क्योंकि वो सारा हमें बता रहे हैं कि सेकेंडरी मेनोरिया, वेट गेन और इंक्रीज ओवेरियन वॉल्यूम, तो ये हमसे जो आंसर की में भी है और ये बात भी सही है कि हमने ये भी कराना है, दैट इज़ ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराना है हमने इनका, ताकि हमें पता चले कि इनको साथ में जो कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है PCOS का, तो उसको हम एड्रेस कर सकें, इनको रेफ़र कर सकें एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास इफ़ शी इज़ डायबिटिक। Women presenting with PCOS who are overweight, जिनका BMI more than 25 kg per meter square हो, ये इसका भी एक टेबल है कि हमने किनका कब कब कराना है और क्या क्या चेक कराना है। Women with PCOS who are not overweight, BMI 40 years, जो है पर्सनल हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़ और फैमिली हिस्ट्री ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ शुड हैव 2 आर, जो है ना इनका हमने एनुअली कराना होता है, ठीक है। जिनका BMI 25 kg per meter square से ज़्यादा हो, या फिर जो है उनकी कोई पर्सनल हिस्ट्री हो जेस्टेशनल डायबिटीज़ की या फैमिली हिस्ट्री ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो, तो हम उनका हर साल कराना होता है। बाकी और चीज़ें भी हम कराएंगे डेफिनेटली, हम उनको कहेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करें, वेट रिडक्शन करें, सब कुछ करें। क्वेश्चन नंबर 10. A 35-year-old woman who is para 2+1 has presented with secondary amenorrhea for the past 10 months and complains of weight gain. She has increased 2 dress sizes over the last year. The pelvic examination was normal. The TVS shows an increased intrafollicle count, increased ovarian volume. What is the best treatment option for her? अब इसमें भी देखें 10 मंथ से इनको मेंस्ट्रुएशन ही नहीं हुई और अभी वो कोई इस मसले के साथ तो आई नहीं है कि हम मुझे बेबी चाहिए कुछ इस तरह, तो हमने इनको जो हमारा एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है उससे बचाने के लिए इन पेशेंट को हमने विड्रॉल ब्लीड कराना होता है एवरी 3 to 4 months। साल में ना उनको हमने ये देखना है कि 3 to 4 पीरियड्स हों, ठीक है। ओलिगोएमेनोरिया इन वुमेन विद PCOS में प्रेडिस्पोज टू एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और लेटर कार्सिनोमा, मतलब इसमें 2.8 लाइक 3-fold इंक्रीज इसका आप ये समझ लें, क्योंकि हाइपर एस्ट्रोजनिज्म होता है ना उसकी वजह से। इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू रिकमेंड ट्रीटमेंट विद प्रोजेस्टेरोजेंस, जो ये बताना चाह रहे हैं, टू इंड्यूस अ विड्रॉल ब्लीड एटलीस्ट every 3 to 4 months. There do not appear to be an association with breast or ovarian cancer and no additional surveillance is required. उसमें ना सिर्फ यूट्राइन यानी एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क होता है हाइपर एस्ट्रोजनिज्म की वजह से, अदरवाइज वो और बाकी और मसले भी होते हैं, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, फिर उसके बाद कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट्स का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है इनमें, लेकिन और दूसरे मेलिग्नेंसीज का रिस्क एज सच बैकग्राउंड पॉपुलेशन जितना ही होता है, जितना एक नॉर्मल पॉपुलेशन में है बैकग्राउंड रिस्क।
Question number 11. A 28-year-old woman has presented with oligomenorrhea, hirsutism and weight gain over the past 2 years. She has been diagnosed with PCOS, BMI 40 kg per meter square है. She was advised about lifestyle measures and to lose weight which failed. She is currently not in relationship but wishes to have children later. What is the next option that can be considered regarding her weight? राइट है, अभी सबसे पहले तो उनका BMI इतना ज़्यादा है, तो हमने जो सबसे पहले उनको कराना है दैट इज़ बेरियाट्रिक सर्जरी, क्योंकि ये बात आप लोग याद कर लें, ये भी MCQ आ जाता है. अगर BMI 40 kg पर मीटर स्क्वायर है और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो हमने बेरियाट्रिक सर्जरी ऑफर करनी है बिकॉज द पेशेंट इज़ मॉर्बिडली ओबीज. और अगर उनका BMI 35 है और more with the high risk obesity related condition in standard weight loss strategies have failed. So you see, when a patient is diagnosed with PCOS and the BMI is very important because इसमें important बात ये होती है कि हमने पेशेंट को जो वेट गेन है उसके साथ एसोसिएशन ज़्यादा है, जैसे वेट गेन होता जाता है कोमॉर्बिडिटीज़ का भी रिस्क बढ़ता जाता है, तो हमने वो मैनेज कराना होता है डाइटिशियन के साथ मिलके, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ. और अगर पेशेंट ने सारी जो स्ट्रैटेजीज़ हमने उनको ऑफ़र की हैं वो उन्होंने यूज़ की, फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो रही वेट रिड्यूस करने में, तो फिर हम उनको बेरियाट्रिक सर्जरी ऑफ़र करते हैं. इट इज़ एन ऑप्शन फॉर मॉर्बिडली ओबीज वुमेन विद PCOS जिनका BMI 40 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो, और या फिर ऐसी पेशेंट्स जिनमें 35 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो लेकिन साथ में कोई हाई रिस्क ओबेसिटी रिलेटेड कंडीशन हो, और जो है हमने उनको फिर रेफ़र कर देना होता है सर्जन के पास जो उनकी फिर बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं. इट में भी इंडिकेटेड इन सिलेक्टेड वुमेन विद PCOS एंड मॉर्बिड ओबेसिटी. उसमें यही होता है कि वो अपना जो एक्सेस वेट होता है 60% तक वो लूज़ कर जाते हैं, और उससे फिर उनके जो बाकी सारे मसाइल होते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, और even we reduce the mortality from cardiovascular disease and cancer when compared with lifestyle modification. लॉन्ग टर्म जो वेट लॉस होता है उनका 14 to 25% तक भी हो सकता है. बेरियाट्रिक सर्जरी बहुत हेल्पफुल होती है उन पेशेंट्स के लिए जिन्होंने सब कुछ कर लिया हो और फिर भी वेट रिड्यूस ना हो रहा हो. क्वेश्चन नंबर 12. Young 25-year-old woman is diagnosed with PCOS. Her BMI is 22. Her mother had type 2 diabetes and her elder sister developed gestational diabetes in her first pregnancy. She is concerned about her risk of developing diabetes. OGTT fasting glucose is 6.5 मिलीमोल पर लीटर. एक तो ये जब भी मिलीमोल में आता है ना तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है. 6.5 को ना इंटू 18 कर देंगे, आप लोगों के पास ग्राम डेसीलीटर आ जाएगा. जो भी आपको इसमें इनमें इन्होंने वैल्यू बताई हुई 6 हो, 7 हो, 5.4 हो, आपने इंटू 18 करना है, आपके पास ग्राम पर डेसीलीटर में आ जाएगा एंड यू कैन मैनेज योर पेशेंट बिकॉज वो ज़्यादा हमें याद है, हम हमेशा से वही कर रहे हैं. लेकिन अब एग्ज़ाम में मिलीमोल में भी आता है तो हमें वो भी पता होना चाहिए कि किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं. अब ये जो पेशेंट है ना ये हाई रिस्क पेशेंट है, इस तरह से कि फैमिली हिस्ट्री है और उन्होंने बता दिया कि मदर भी डायबिटिक है, सिस्टर को भी जेस्टेशनल हुई थी, तो उसके लिए ना प्रॉपर एक गाइडलाइंस है कि हमने लॉन्ग टर्म जो कंसिक्वेंसेज होते हैं ना PCOS के वो कैसे मैनेज करने. इन वुमेन विद इम्पेयर्ड ग्लूकोज जो 6.1 to 6.9 या फिर इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है, प्लाज्मा ग्लूकोज ऑफ 7.8 लेकिन 11 पॉइंट, उनमें ये करना होता है कि इनका हर साल कराना होता है हमने, ठीक है. और अगर वो कहती हैं कि नहीं हम नहीं करा सकते हर साल OGTT, तो एटलीस्ट HbA1c मेजर कराया जा सकता है इन फीमेल्स का जिनकी जो है वो रिस्क फैक्टर्स साथ हों, और इस तरह से ताकि डिज़ीज़ टाइमली पिक हो जाए और मैनेज हो जाए. क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. इसमें हमने hirsutism characterized by excess facial and body hair and mid-line hair growth is a common clinical presentation of PCOS. Although free and total testosterone is used in the diagnosis of PCOS, the recommended baseline biochemical test for hyperandrogenism is the free androgen index. एक तो ये सारी बातें भी उन्होंने हमें जो बता दी हैं ना, ये बड़ी सच्ची बातें, असली बातें हैं, ये हमें याद रहनी चाहिए कि हम डायग्नोज करने के लिए ये सारे टेस्ट तो करा लेते हैं, लेकिन हाइपर एंड्रोजनिज्म को जो है वो डायग्नोज करने के लिए जो बायोकेमिकल टेस्ट है दैट इज़ फ्री एंड्रोजन इंडेक्स, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, और एंड द फार्मूला इज टोटल टेस्टोस्टेरोन एंड डिवाइडेड बाय सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन इनटू 100. तो हमारे पास ये आ जाता है फ्री एंड्रोजन इंडेक्स, ठीक है. तो ये हमने कैलकुलेट करना होता है पेशेंट का, अगर हमने देखना है कि कितना हाइपर एंड्रोजनिज्म है पेशेंट में.